क्लास 9th का जो टर्म टू एग्जाम होगा 28 जून को एसएसटी होगा, यानी कि सोशल साइंस, जिसको हिंदी में सामाजिक विज्ञान कहते हैं। तो सामाजिक विज्ञान का परीक्षा होगा 28 जून को। तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और सिविक्स, ये सब सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा। तो हम एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 28 जून के एग्जाम में सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, यानी कि एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं आप लोग के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, पहला क्वेश्चन है, प्रोपेगेंडा से क्या समझते हैं? प्रोपेगेंडा, तो इसका उत्तर है, जनमत को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला एक खास तरह का प्रचार, पोस्टरों, फिल्मों और भाषणों आदि के माध्यम से को प्रोपेगेंडा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आतना यातना यातना शिविर या आतना गृह, कॉन्सेंट्रेशन कैंप का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है, विरोधी लोगों को बिना कोई मुकदमा चलाई ऐसे बड़े कैदी कैंप में रखना जो ऐसी लोहे की तारों से सुरक्षित हो जिसमें बिजली दौड़ रही हो, बिजली दौड़ यानी कि करंट दौड़ रही हो। नॉर्डिक जर्मन आर्य कौन है? तो आर्य बताए जाने वाली की एक शाखा को नॉर्डिक जर्मन आर्य कहते हैं। ये लोग उत्तरी यूरोपीय देश में रहते हैं और जर्मन या मिलते जुलते मुल्क के लोग थे। जिप्सी क्या थी? जिप्सी के नाम से श्रेणीबद्ध किए गए समूहों की सामुदायिक पहचान थी। सिंती और रोमा ऐसे ही दो समुदाय थे। घेटो से क्या समझते? तो घेटो क्या होता है? किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग अलग करने की प्रक्रिया को घेटो कहलाता है। तो ये सब क्वेश्चन हम हर वीडियो में लाते हैं, यानी कि एक दो क्वेश्चन जो होता है वो रिपीट हो जाता है, तो हम इसलिए लाते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन को बार बार कराते हैं। नवंबर के अपराधी किसे कहा जाता है? तो समाजवादी, कैथोलिक तथा डेमोक्रेट आदि लोग जिन्होंने वाइमर रिपब्लिकन का साथ दिया। सर्वहाकरा, एक मिनट, सफा हमको यहाँ नहीं दिख रहा है, ठीक है ना? हाँ, क्या लिखा है? सर्वहाराकरण का क्या अर्थ है? ठीक, इसका उत्तर है, इसका अर्थ है कि निर्धनता का उस निम्न स्तर पर पहुंच जाना जिसमें प्रायः कामगार लोग रहते हैं। महात्मा गांधी ने एडोल्फ हिटलर को क्या नसीहत दी थी? तो हमें उसकी क्या नसीहत दी थी? तो उत्तर है, हमें अहिंसा के रूप में एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई है जिसे यदि संगठित कर लिया जाए तो वो संसार भर की सभी प्रबलता हिंसात्मक शक्ति की गठजोड़ का मुकाबला कर सकती है। जगह प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न ये भी है, वैज्ञानिक वानिकी क्या है? तो वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई, जिसमें पुराने पेड़ काट कर उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाते हैं, वैज्ञानिक वानिकी कहलाता है। वैज्ञानिक वानिकी यानी कि पुराने पेड़ काट को नए पेड़ लगाया जाता है। स्लीपर से आप क्या कहते हैं? स्लीपर से आप क्या समझते हैं? तो स्लीपर क्या होती है? ये है ना रेल की पटरी, तो इसके आर पार जो लगते हैं लकड़ी के तख्ते, ये लकड़ी के तख्ते जो लगे रहते हैं, अभी तो ये सीमेंट का बनाया जाता है, लेकिन ये पहले लकड़ी का बनाया जाता था, इसी को स्लीपर कहते हैं। तो रेल की पटरी के आर पर लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरी को उनकी जगह पर रोके रखते हैं, उसे स्लीपर कहते हैं। गांवों में अंग्रेजों द्वारा किस तरह की भूमि प्रयोग हेतु छोड़ी गई थी? तो जो भूमि बहुत ज्यादा दलदली एवं सामान्यता पहुंच से बाहर होती थी, जहां प्रायः मलेरिया जैसी भयंकर बीमारी फूट पड़ती थी, वही भूमि परंपरागत परंपरागत रूप में गांव वालों के सामान्य प्रयोग के लिए अंग्रेजों द्वारा छोड़ दी जाती थी, यानी कि जो खराब जमीन था जिसका उपयोग उतना नहीं किया जाता। झूम या घुमंतु खेती, ये क्वेश्चन हम बार बार प्रत्येक वीडियो में बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। झूम या घुमंतु खेती किसे कहता है? जब वन के एक भाग को काट कूट कर साफ करने के पश्चात उसमें अल्पकाल के लिए खेती की जाती है और उसकी उर्वरता समाप्त हो जाने पर उसे छोड़कर आगे बढ़ दिया जाता है, तो ऐसी अल्पकालीन कृषि को झूम या घुमंतु खेती कहा जाता है। ऐसी कृषि प्रायः वन निवासी करते हैं। वन निवासी यानी कि जो वन में रहते हैं वही करते हैं। अगला क्वेश्चन, बस्तर कहाँ है? तो यह स्थान छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण भाग में स्थित है और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र आदि राज्यों के साथ इसकी सीमाएं लगती है। सीमाएं यानी कि बॉर्डर लगती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु को प्रभावित
करने वाले मुख्य कारकों की नाम लिखे हैं। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम निम्नलिखित है। पहला है अक्षांश, दूसरा है दुग्धा तुगदा, ठीक ना, तुगदा तुंगदा तुंगदा है। एक मिनट में जूम करके देख लेता हूँ, अच्छा से नहीं दिखाई पड़ता है स्क्रीन में। तुंगदा है, तुंगदा, तुंगदा यानी कि ऊंचाई, वायुदाब, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चावच लक्षण, ये है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। मानसून को परिभाषित करें। मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं? तो मानसून वस्तुतः जलपूरित और जल वर्षक बने हैं। समुद्री मार्गों से भारत में व्यापार करने आए अरब देश के व्यापारियों ने अपनी अरबी भाषा में इसको मौसम कहा, अतः यह अरबी भाषा से व्युत्पन्न शब्द है। इसका अर्थ है ऋतु। इस कारण हम यह कह सकते हैं कि ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा विपर्य ही मानसून है, विपर्य ही मानसून है। मानसून का विराम यानी कि मानसून का रुकना, एक बार में केवल कुछ दिन वर्षा का होना मानसून विराम कहलाता है। संक्षेप में वर्षा का मध्यावकाश ही मानसून विराम है। इसका संबंध मानसून द्रोणी से रहता है, मानसून द्रोणी से संबंध रहता है। अगला क्वेश्चन है आचार संहिता। आचार संहिता, आचार संहिता क्या है? संहिता क्या है? आचार संहिता, तो आचार संहिता क्या होती है? मुखिया के चुनाव से पहले एक आचार संहिता लगाई गई थी ना हमारे राज्य में। तो आचार संहिता चुनाव से पहले जो पाबंदियां लगाई जाती है उसी को कहते हैं। तो यहाँ चुनाव के समय पार्टियों उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले चुनाव आयोग के कायदे कानून और दिशा निर्देश को आचार संहिता कहते हैं। कसे यहाँ लिखा है, कसे लिखी, को आचार संहिता कहते हैं। फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, अधिकार किसे कहते हैं? तो अधिकार लोगों के वे उचित दावे हैं जिन्हें समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है और जिन्हें अदालतों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं निम्न है। पहला क्या है? यह अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 100 दिनों की सुनिश्चित रोजगार प्रदान कराता है। दूसरा, प्रस्तावित रोजगार का 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है। तीसरा, केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेगी। चौथा, राज्य सरकारें भी राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेगी। पांचवा, कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदक को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते का अधिकारी होगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, निर्गम कीमत पर एक टिप्पणी लिखे हैं। तो निर्गम कीमत किसको कहते हैं? समाज के गरीब वर्गों को विशेषकर कमी वाले क्षेत्रों में सहायता के रूप में बाजार कीमत से कम कीमत पर जो अनाज दिया जाता है उस कीमत को निर्गम कीमत कहा जाता है। यानी कि बाजार में जितना भी चावल का कीमत कितना है, 20 रुपये से अधिक, और हमें डीलर के यहाँ कितने रुपए में मिलता है? 2 से 3 रुपए में मिलता है, 1 से 2 रुपये। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली वो प्रणाली है जिसके अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा एकत्रित अनाज को उचित मूल्य वाली दुकानों के माध्यम से समाज के सबसे अधिक निर्धनों में वितरित किया जाता है, उसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। जगह इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 दिनों का क्वेश्चन है ये। सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? तो इसका उत्तर है, बफर स्टॉक खदानों का भंडार होता है। उदाहरण के लिए गेहूं और चावल का उत्पादन भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के माध्यम से सरकार द्वारा भंडारित होता है। एफसीआई उन राज्यों के किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है जहां अधिशेष उत्पादन होता है। वह कीमत जिस पर सरकार यह अधिशेष खरीदते है उसे न्यूनतम समर्थित कीमत यानी कि एमआरपी कहते हैं। फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। वास्तव में बफर स्टॉक कमी होना चाहिए। कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। बफर स्टॉक खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में भी मदद करता है। तो यहाँ से इतना बड़ा लंबा है, इसको एक बार पढ़ लेनी और समझ लेनी अच्छे तरीके से, उसके बाद आप अपने सेंटेंस में भी लिख सकते हो। ये नहीं कि यहाँ जितना हूबहू लिखा है वही आप परीक्षा में लिखोगे, वो जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, उसके आंसर जैसा मिलना चाहिए, मतलब उसी का
जितना आंसर होना चाहिए। जैसे यहाँ बफर स्टॉक की बात हो रही तो बफर स्टॉक की बात ही होनी चाहिए, किससे अनाज भंडारित होता है, कौन कराता है, वो होना चाहिए। अब वहाँ आप दूसरा चीज लिख दोगे तो उसमें नंबर नहीं मिलेगी, यानी कि इसी से रिलेटेड होना चाहिए। अगर आप इसको उतना बड़ा लंबा याद नहीं कर पाते तो इसको एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके रिलेटेड से ही लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन बफर स्टॉक किया है ना, हाँ। इस बार बफर स्टॉक क्या है? यह सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार है। उदाहरण के लिए गेहूं चावल का विशेष उत्पादन भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा भंडारित होता है। भारतीय खाद्य निगम किसी पूर्व निर्धारित कीमत पर उन राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदती है जहां अधिशेष उत्पादन होता है। मैं ये क्वेश्चन बार बार रिपीट क्यों करा रहा हूँ? यहाँ ये पिछला क्वेश्चन क्या था? सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती? क्वेश्चन क्या था? क्यों बनाती है? और यहाँ पूछा गया क्या है? बफर स्टॉक क्या है? यानी कि अलग अलग क्वेश्चन है। निर्गम कीमत पर एक टिप्पणी लिखा। निर्गम कीमत समाज के गरीब वर्गों को विशेषकर कमी वाले क्षेत्रों में सहायता के रूप में बाजार की कीमत से कम कीमत पर जो अनाज दिया जाता है। ये मैंने पिछली पेज में बताया, देखिए यहाँ में बताया, निर्गम कीमत बताया ना, देखिए यहाँ में बताया था। तो यही था लास्ट क्वेश्चन, ठीक, ये जो था यही लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोग के लिए हम इम्पोर्टेंट वीडियो लाते हैं। सब्सक्राइब कर दें चैनल को, यानी कि आप फ्री में से आप पढ़ सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और किताब सॉल्यूशन भी यहाँ उपलब्ध है हमारे चैनल में। और अपने दोस्तों के साथ, कम से कम 10 दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें पता नहीं है कि यूट्यूब में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाला जा रहा है, उन्हें पता चले और ये वीडियो देखे, उसका लाभ उठाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।